हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण, जो कि हम पढ़ेंगे 1919 से 1947 तक। इसके पहले कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लेलिस्ट से वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण ये 1919 से 1947 तक चलता है। इसको गांधी युग भी कहा जाता है, जो कि 1919 से 1947 से चलता है। भारतीय राजनीति के क्षैतिज पर महात्मा गांधी का उदय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश रोल एक्ट के विरोध में 1919 में देखा जाता है। 1915 में भारत आगमन के समय वहाँ की परिस्थितियों इनके अनुकूल थीं। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर। इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा नामक महिला से हो गया था। 1888 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए। 1891 में इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और इसी वर्ष वे भारत भी आ गए। इसके बाद उन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ कर दी और 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए पैरवी करने के लिए साउथ अफ्रीका गए। महात्मा गांधी के जीवन में मॉरिट्सबर्ग कांड ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। मॉरिट्सबर्ग कांड कहाँ पर हुआ था? ये अफ्रीका में हुआ था, गांधी जी से संबंधित है। जब वे डरविन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी में डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो मॉरिट्सबर्ग नामक स्थल से एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया, और जो कि उनकी इस समय से उनकी जो मार्गदर्शन था वो तय हो गया था। 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1901 में गांधी जी आए और कलकत्ता कांग्रेस में सम्मिलित हुए। 1902 में पुनः अफ्रीका चले गए। 1903 में गांधी जी साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया। 1904 में डरविन में 84 मील दूर फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की। 1906 में गांधी जी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह दर्शन का विकास किया और परवाना कानून के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। इन्होंने अपने सत्याग्रह आंदोलन या दर्शन में सत्य के साथ अहिंसा को भी स्थान दिया था, अर्थात अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह होता है। 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने स्वराज की व्याख्या की थी। 1910 में इन्होंने जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की और जर्मनी में कैलेनब्रेक में इन्होंने जमीन प्रदान की थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड गए और लंदन में रहने वाले भारतीयों को सम्मिलित करके एक एम्बुलेंस कोर का गठन किया। इसका कार्य था कि युद्ध भूमि में घायल ब्रिटिश सैनिकों को ढोकर अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की इस सेवा के बदले 1915 में इनको केसरी हिंद की उपाधि दी थी। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर अहमदाबाद से साबरमती आश्रम की स्थापना की। इनका उद्देश्य था कि भारतवासियों को सत्याग्रह दर्शन से परिचित कराना। देखिए, अब गांधी जी के बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं विथ ट्रिक। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई और पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनका वास्तविक नाम था मोहनदास। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हो गया था। आप देखिए, यहाँ से शिक्षा लेने वो कब गए थे? तो 1888 में गए थे इंग्लैंड। बैरिस्टर की पढ़ाई करके वो कब आए थे भारत? तो 1891 में भारत आए थे और राजकोट में वकालत करने पर लगे। 93 में क्या हुआ? इनके लिए एक गुजराती इनका वकालत का कोई काम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, तभी एक दादा अब्दुल्ला आते हैं और
उनकी पैरवी करने के लिए साउथ अफ्रीका इनको भिजा देते हैं। जब वो वहाँ पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक होता है मॉरिट्सबर्ग नामक जगह होती है, वहाँ का कांड बहुत फेमस होता है इनके जीवन में बदलाव लाने के लिए। ये वहाँ पर प्रथम श्रेणी के कोच में बैठे हुए थे और वहाँ पर अब गांधी जी हैं, इंडियन हैं, तो थोड़े से रंग भेद तो यहाँ पर इनको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर एक अंग्रेज चढ़ता है, मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन थे, और वो इनको सिर्फ इसलिए वहाँ से निकाल देता है क्योंकि ये काले थे और किसी गोरे के साथ कोई काला व्यक्ति एक साथ यात्रा नहीं कर सकता, इसलिए इनको ज़बरदस्ती उस डब्बे से हटा दिया जाता है। जब वो जिनको मतलब जहाँ इनको पहुँचना था, जब ये वहाँ पहुँचते हैं और बताते हैं कि मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि मुझे प्रिटोरिया रेलवे कोच से प्रथम श्रेणी से मॉरिट्सबर्ग नामक स्थान पर निकाल दिया गया, तो उन वहाँ के लोगों ने बोला कि ये तो कोई आम बात नहीं, ये तो कोई आम बात है, हम लोगों के साथ ऐसा रोज़ होता है। तो ये जो पूरी घटना थी इनके जीवन में एक बदलाव का काम करती है और यहाँ से ये स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 1894 से इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कब की है? 94 में। 4 लोगों को मिलाया और एक टाल बनाया और इंडियन कांग्रेस का नाम दिया इसको नटाल, जिनको कोई नहीं टाल सकता था। तो 1894 में इन्हें नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1901 में क्या हुआ? गांधी जी भारत आते हैं और कलकत्ता में एक मतलब पहली बार कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में ये सम्मिलित होते हैं और 1902 में ये फिर से चले जाते हैं। 1903 में क्या होता है? इंडियन ओपिनियन, मतलब अब इनका इंडिया के लिए क्या ओपिनियन है, तो ये इंडियन ओपिनियन लिखते हैं 2 आंखों से और एक और भारत की तीसरी आंख से लिखते हैं। तो 1903 में इसकी स्थापना की जाती है इंडियन ओपिनियन की। 1904 में डरबन, डरोगे तो हम आपको निकाल देंगे, डरबन फिनिक्स, सब फिनिश हो जाएगा। तो 4 देखो 1894 में क्या हुआ है? तो इन्हें नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है। क्या? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है। फिर यदि ओपिनियन, इंडियन के लिए ओपिनियन कैसे रखा है? तो 3 आंखों से रखा है, 2 सामने वाली और एक आध्यात्म वाली है ना, तो 3 आंखों से। तो 1903 में क्या बना है ना? इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला है। फिनिक्स आश्रम कहाँ पे बनाया है? तो यदि आप भाग जाओगे, चारों डर के भाग जाएंगे नटाल वाले, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो फिनिक्स आश्रम कब बनाया? तो 1904 में बनाया है। 1906 में क्या है? जब भारत तो ये वहाँ पे साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे थे, तो सबसे पहले सत्याग्रह का दर्शन का विकास कब किया है? 1906 में किया है। सब लोगों के साथ मिलकर 6 में सत्याग्रह इनने स्टार्ट कर दिया। इनको पकड़ के 1908 में, मतलब 2 साल बाद, 1906 में इन्हें सत्याग्रह प्रारंभ किया, 1908 में इनको पकड़ के जेल में डाल दिया था और पहली बार इनको साउथ अफ्रीका में जेल भेजा गया था। और सत्याग्रह क्या होता है? तो अहिंसा के साथ या अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह होता है। फिर 1909 में ये इंग्लैंड चले गए और इस समय इनने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी थी, हिंद स्वराज। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में स्थापना की। टॉलस्टॉय फॉर्म कहाँ पे बना है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में बना है टॉलस्टॉय फॉर्म। टॉय कितने के आते हैं? 10 रुपये के आते हैं ना, तो टॉलस्टॉय 1910 में इसकी स्थापना की थी। कैलेनब्रेग इन्हें जमीन, जर्मनी के कैलेनबेग इन्हें जमीन प्रदान की थी। किसने की थी? कैलेनबेग ने। बेकरी करने के लिए बनाई होगी, कैलेनबेग ने इनको ज़मीन दी थी। टॉयल क्या होता है? 10 रुपये का आता है और बच्चे घर लेके आते हैं और उनको ब्रेक कर देते हैं। तो कैलेनब्रेग, पैसे भी गए, तो जर्मनी मनी वेस्ट हो गया। कितने का है? 10 रुपये का टॉय है, घर पे आया, बच्चों ने ब्रेक कर दिया और कितने रुपए वेस्ट हो गए? तो मनी वेस्ट हो गया 10 रुपये। तो 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया। कैलेनबेग ने इनको ज़मीन दी थी जो कि जर्मनी के थे। 1914 में क्या होता है? पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, तो इसके लिए ये इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पर एक एम्बुलेंस कोर का गठन करते हैं जो कि ब्रिटिश सैनिकों को भरकर अस्पताल पहुँचाया करती थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार इनको 1915 में केशरी हिंद की उपाधि देती है। जनवरी 1915 में ही गांधी जी भारत आते हैं और उनके राजनीतिक गुरु होते हैं, वो इनको क्या कहते हैं कि आप भारत भ्रमण कीजिए, भारत को देखिए, फिर भारत के लिए सत्याग्रह कीजिए। तो इनको भारत भ्रमण की जो सलाह है वो कौन देते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले देते हैं। इसलिए इनको राजनीतिक गुरु माना जाता है इनका, और इनके आदेश पर ही इन्होंने भारतवासियों के सत्याग्रह दर्शन से परिचित कराया था। कहाँ पर? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में। अब गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? देखो
1909 में जब ये इंग्लैंड जा रहे थे तो इनने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिंद स्वराज लिखी थी, जो कि किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। फिर 1919 में इनने नवजीवन लिखा, क्योंकि 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो नया जीवन तो कोई आएगा ही नहीं, तो इनने क्या लिया था? नवजीवन, क्योंकि इनको पता चल गया था कि ब्रिटिश सरकार कितनी कट्टर है, या फिर हमारी जो सहज भावना है इससे ये नहीं मानने वाली। तो नवजीवन आया है कब? 1919 में। गुजराती और हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था। 1919 में ही इनने यंग इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। जो साप्ताहिक पत्र था वो कब आया था? 1919 में, यंग इंडिया, क्योंकि यंग इंडिया को जागरूक करने के लिए अंग्रेजी में इसको प्रकाशित किया जाता था। 1915 में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ कब लिखा था? 1925 में लिखा था। और अंग्रेज़ों में इसकी आत्मकथा लिखी थी, माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये कब लिखी है? तो 1925 में लिखी है। और अंग्रेजी भाषा में इसका आत्मकथा है उनकी ये। 1933 में इन्हें हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था, जो कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में निकलता था। देखिए, इन्हें 3 पत्र निकाले हैं। पहला आता है नवजीवन, जो कि 1919 में निकाला था, यंग इंडिया जो कि 1919 में आता था, और हरिजन ये 1933 में आता था, जो कि साप्ताहिक था। गांधी जी से संबंधित विशिष्ट तथ्य, इसमें 3 मेन प्रमुख बातें हैं। कौन कौन सी? सार्वजनिक भाषण कब दिया है गांधी जी ने? तो 89 में दिया था। और किसके लिए दिया था? निरामिषहारियों के लंदन में दिया था, सभा में दिया था इनने पहला सार्वजनिक भाषण। और 1899 में गांधी जी ने बोअर के युद्ध में, बो वाले युद्ध में जहाँ पे 9 लोग लड़ रहे थे ना, तो 1899 में बोअर के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। 99 में क्या हुआ? बोअर का युद्ध हुआ था, गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता की थी। उसके 10 साल पहले क्या हुआ था? लंदन में एक भाषण हुआ था, जिसमें निरामिषहारियों की सभा में इन्हें भाषण दिया था। सार्वजनिक भाषण था पहला। गांधी जी ने 1920 में अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की थी। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कब की है? तो 1920 में की है। गांधी जी ने 1920 में केशरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी, जो कि उनको 1915 में मिली थी। किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी, क्योंकि इन्हें लंदन में एक एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की, ऐसे एम्बुलेंस कोर स्टार्ट की थी, जो कि ब्रिटिश घायल सैनिकों को अस्पताल तक पहुंचाती थी। इन्हें कब त्यागी है? तो 1920 में इन्हें केशरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। इन्होंने 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की स्थापना की थी। इन्हें कब की थी? 1925 में। इन्हें 25 में ही एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि इनकी जीवनी थी। कब लिखी थी? 1925 में लिखी थी। और अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ भी इन्हें 1920 में बनाया था, 25 में बनाया था। 20 में क्या बनाया था? इन्हें अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ बनाई थी। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना 1934 में की थी। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ कब बनाया था? तो 1934 में बनाया था। 1933 में इनने क्या बनाया था? तो 1933 में इनने हरिजन नामक पत्र निकाला था, और 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1932 में इन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की, एवं 1933 में साबरमती आश्रम को हरिजन संघ को दान दे दिया। हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी। 1933 में इन्हें हरिजन नामक पत्र निकाला था, और हरिजन संघ को दे दिया था साबरमती आश्रम। हरिजन संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस ने तथा बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बापू किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और राष्ट्रीय पिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन को ने तो कहिए, इनकी रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने की है। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, और उनके 5 पुत्र के नाम से जाने जाते हैं गुजराती व्यापारी जमनालाल बजाज को। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए शाम को नाथूराम गोडसे ने की थी। गांधी जी का अंतिम संस्कार राजघाट में किया गया था। गांधी जी का अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया था? तो राजघाट में किया गया था। देखिए, इनसे प्रमुख बातें पढ़ लेते हैं। गांधी जी से संबंधित विशिष्ट तथ्य।
इनकी किताबें पढ़ लेते हैं पहले। 1909 में क्या लिखी है इन्हें? हिंद स्वराज लिखी है, जो कि लंदन जाते समय लिख रहे थे, गुजराती भाषा में लिखी थी। 1919 में नवजीवन पत्र लिखा है, जो कि हिंदी और गुजराती भाषा में था। 1919 में यंग इंडिया आया था, जो कि एक पत्र साप्ताहिक था, जो कि इंग्लिश में था। 1925 में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखा था 1925 में, और अंग्रेजी भाषा में था। 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्र निकाला है इनने, हिंदी और गुजराती में और अंग्रेजी में। गांधी जी से संबंधित तथ्य इन्होंने 1889 में लंदन में मिरामिशहारियों की एक सभा में सार्वजनिक भाषण दिया था, जो कि इनका पहला सार्वजनिक भाषण था। 1899 में इन्होंने बोअर के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की, और इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। अहमदाबाद में क्या हुआ? इन्होंने 1920 में एक गुजरात विद्यापीठ बनाई। 1920 में इन्हें केशव हिंद की उपाधि त्याग दी। 1915 में इनको केशव हिंद की उपाधि मिली थी। 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ बनाया, और 1925 में ही इन्होंने क्या लिखी थी? एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी थी। 1933 में इन्होंने हरिजन नामक पत्र निकाला, और 1934 में अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ बनाया। 1832 में हरिजन संघ की स्थापना की। 1833 में हरिजन संघ को दान दे दिया साबरमती आश्रम। इसके जो हरिजन संघ था उसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। पहली बार इनको राष्ट्रीय पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इनका जो प्रिय भजन है वैष्णव जन को तीनों कहिए, ये गुजराती कवि नरसिंह मेहता द्वारा रचित है। इनके 4 पुत्र थे गांधी जी के, और 5वें पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज को जाना जाता है। इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली जाते समय बिरला भवन में प्रार्थना सभा में कर दी थी, और इनकी जो अंतिम संस्कार है वो राजघाट में किया गया था। गांधी जी के भारत में सत्याग्रह संबंधी प्रयोग। चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था, और ये है गांधी जी के भारत में सत्याग्रह संबंधी प्रयोग। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को तिनकटिया पद्धति कहा जाता था, जो कि किससे संबंधित थी? चंपारण आंदोलन से संबंधित थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में ये कम किए गई थी। ये समझौता कब किया गया था? 19वीं शताब्दी के पहले। किसने किया था? बागान मालिकों ने कहा था किसानों से कि आपको 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी। लेकिन 1920 के अंत तक जाते जाते जर्मनी में रासायनिक रंग ने नील बाजार को ख़त्म कर दिया। जो रासायनिक रंग थे या फिर जो केमिकल थे, उनने क्या किया? नील की खेती को कम कर दिया, या फिर उसकी मांग को कम कर दिया। तो अब नील की खेती कोई क्यों करेगा? लेकिन चंपारण में यूरोपीय बागान मालिकों को अपने कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हुए, और किसान भी नील खेती से मुक्ति चाहते थे। जो चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक थे वो क्या करना चाहते थे? जो नील की खेती है उसको बंद करना चाहते थे, और जो किसान थे वो भी चाहते थे कि हम नील की खेती ना करें। 1917 में चंपारण में राजकुमार शुक्ला ने अपने प्रयासों से गांधी जी को चंपारण बुलाया। गांधी जी चंपारण पहुंचे, पर कमिश्नर ने तुरंत चले जाने को कहा, परंतु गांधी जी नहीं माने। अंततः उन्होंने चंपारण के गांव में जाने की छूट दे दी गई, और वहां पर गांधी जी के सहयोग थे महादेव देसाई, J.B. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजोल हक और नरहरि पारिक। देखिए गांधी जी कहाँ पर गए हैं? चंपारण गए हैं, जो कि कहाँ पे? बिहार में है। तिनकटिया पद्धति चल रही है, आंदोलन हो रहा है। इनको बुलाया किसने है? तो राजकुमार राव ने बुलाया है, वहाँ के राजकुमार शुक्ल ने बुलाया है ना, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया है कि गांधी जी आप आइए और हमारी सहायता कीजिए। चंपारण के राजा कौन है? तो राजा तो चले गए, वहाँ के राजकुमार ने इनको गांधी जी को बुलाया है कि आप आइए। गांधी जी किसकी कृपा से गए हैं? तो महादेव जी की कृपा से गए हैं। तो इनके सहयोग कौन है? पहले तो महादेव देसाई, कृपा से कृपा लीजिए। वहाँ पर इनको प्रसाद खिलाएंगे, कहाँ पर? ब्रज का प्रसाद खिलाएंगे, मजहल उल हक क्या खिलाएंगे? प्रसाद खिलाएंगे ब्रज का। तो ब्रज किशोर और राजेंद्र प्रसाद और मजहल उल हक, और इनको ये वहाँ पे हर चीज़ को परख लेंगे, या फिर हर इंसान इनको परख लेगा। तो नरहरि पारिक इनके ये सहयोगी थे। कौन कौन थे? महादेव देसाई, J.B. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मज उल हक और नरहरि पारिक। गांधी जी
आयोग को ये समझाने में पूर्णतः सफल रहे कि तिनकटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। जो धन अवैध रूप से वसूला गया है उसके लिए भी हर्जाना दिया जाना चाहिए। इनने इस चीज़ समझा दी कि आप ये तिनकटिया पद्धति बंद करो और जितना हमसे अवैध धन वसूला गया है वो भी हर्जाने के साथ वापस करो। गांधी जी ने अंग्रेजों निहलों से 25% वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने कहा कि हम 100% नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ 25% वापस कर दे रहे हैं। तो गांधी जी ने बोला चलो ठीक है 25% वापस करो। तो ये कब हुआ है तिनकटिया पद्धति चंपारण में? तो ये हुई है 1917 में। इसमें 25% तक वापस करने के लिए राजी हो गए थे अंग्रेज। अब आता है अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। ये 1918 में होता है। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन में समर्थन में आंदोलन किया। यहाँ का विवाद प्लेग बोनस को दिया गया था। देखो चंपारण का क्या था, तिनकटिया पद्धति था, और अहमदाबाद मिल मजदूर का मेन कारण क्या था, यहाँ पर प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। इस प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मतलब प्लेग चला गया तो हम मालिक क्या चाहते थे कि हम प्लेग का जो बोनस मिल रहा है उसको भी समाप्त कर दें, लेकिन मजदूरों ने इसका विरोध किया। तब गांधी जी ने मजदूरों की हड़ताल पर जाने को कहा। ये घोषणा की गई कि 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। गांधी जी ने अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला लिया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया तथा इस तरह गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल रहा। गांधी जी ने 2 सत्याग्रह किए हैं अभी तक। पहला चंपारण जो कि सफल रहा, तिनकटिया पद्धति था, उसमें 25% वापस करने के लिए बोल दिया था, अंग्रेजों ने कहा, मान गए थे। और फिर आता है कौन सा, अहमदाबाद मिल मजदूर, ये 1918 में होता है और इसमें 35% बोनस मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी ये मान जाते हैं अंग्रेज। और ये किसके लिए था, प्लेग बोनस से संबंधित था। अब आता है खेड़ा आंदोलन जो कि गुजरात में हुआ था 1918 में। खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार किसानों से लगान वसूल रही थी। यह खबर गांधी जी को प्राप्त हुई। तब वे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ वहां पर पहुंचे। किसके, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य थे कौन, विट्ठल भाई पटेल के साथ कहाँ पहुंचे, खेड़ा सत्याग्रह पहुंचे। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि लगान माफ कर देना चाहिए। गांधी जी ने किसानों से लगान ना देने के लिए कहा और गांधी जी ने इनको लगान ना देने के लिए कहा। तो अभी तक कितने हो गए हैं, 3 हो गए। पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद आंदोलन और तीसरा खेड़ा आंदोलन। खेड़ा में कौन गए थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब इंडिया की सोसाइटी बनी है सर्वेंटों की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो उनके विट्ठल भाई पटेल को ये लेके गए थे और इन्हें बोला कि कोई लगान वगान नहीं देगा। किसानों की बात मान गए। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कब दिया था? देखो, पहला सार्वजनिक जो भाषण था वो दिया था 1889 में, जो कि कहाँ पे दिया गया था, लंदन में दिया गया था। और गांधी जी ने पहला जन भाषण कब दिया है, तो 1917 में दिया था, चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी डरविन में पिट्रूया जा रहे थे तो पीटर मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें प्रथम श्रेणी के डब्बे से फेंक दिया था। इससे गांधी जी को यह व्यक्तिगत अनुभव हो गया था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें। किसने कहा था ये? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था गांधी जी को कि उनको 1 वर्ष पूरा व्यतीत करना है। कैसे? कि कान खुले रखना है कि ना कौन क्या बोल रहा है सुनो, लेकिन कुछ बोलो नहीं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1903 में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 को ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जब इनने इंडियन ओपिनियन पुस्तक लिखी थी उस समय गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फॉर्म स्थापित किया। यहीं पर उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जोहान्सबर्ग में लॉ फॉर्म किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था जोहान्सबर्ग में। और वहीं पर क्या किया था इन्हें? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गांधी जी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, उससे गांधी जी ज़्यादा प्रभावित थे।
अब आते हैं गांधी जी के बारे में, जल्दी जल्दी से महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चंपारण आंदोलन यह 1917 में हुआ था। तिनकटिया पद्धति पर आधारित था। 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक थी किसानों के लिए। और गांधी जी जब यहाँ पे जाते हैं तो उनके लिए बुलाते कौन है, तो वहाँ के राजकुमार शुक्ल उनको बुलाते हैं कि आप आइए। महात्मा गांधी जाते हैं वहाँ पर, उनके महादेव देसाई, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजहुल हक और नरहरि पारिक उनका सपोर्ट करते हैं और अंग्रेज उनके लिए 20 से 25% तक वापस करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर आता है अहमदाबाद मिल आंदोलन। यह प्लेग में जो बोनस मिल रहा था उससे संबंधित था, 1918 में हुआ था। यहाँ पर गांधी जी ने हड़ताल करने के लिए उनसे कहा और 35% बोनस मिलना चाहिए, यह उन अंग्रेजों ने घोषणा कर दी। फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में हुआ था गुजरात में। यहाँ पर फसल नष्ट हो गई थी, इसके बाद भी जो अंग्रेज थे उनसे कर ले रहे थे किसानों से। जब गांधी जी को ये बात पता चलती है तो वो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य विठल भाई पटेल के साथ वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि लगान माफ़ कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य, महात्मा गांधी ने पहला जन भाषण कब दिया था, तो 1917 में दिया था। महात्मा गांधी ने डरबन में पेट्रिया जाते समय पीटर मोरिट्स वर्ग में रेलवे स्टेशन से उतार दिया था, जो कि उनके व्यक्तित्व का एक टर्निंग पॉइंट था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा था कि 1 वर्ष कान खुले पर मुंह बंद करके रहना पड़ेगा, आपको पूरे भारत का भ्रमण करना पड़ेगा। 1903 में इन्हें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। कहाँ पे दिया था, तो इनने जोहान्सबर्ग में लॉ फार्म बनाया था। उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत वहीं प्रतिपादित किया था। रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित थे महात्मा गांधी। अब आता है रोलेक्ट एक्ट, यह 1919 में आता है। 1917 में सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने यह जांच करने के लिए नियुक्त की गई कि भारत में किस स्तर पर क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं और उनका मुकाबला करने के लिए कैसे कानून की आवश्यकता है। मतलब ये एक कमेटी बनाई गई सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में और ये पता लगाने के लिए कि ये क्रांतिकारी आंदोलन किस स्तर पर फैल रहे हैं और उनके लिए कैसे कानून बनाया जाए। तो इसके लिए क्या बनाया गया था, रोलेक्ट एक्ट की अध्यक्षता, मतलब रोलेक्ट एक्ट आया था सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में। 1917 में इसका गठन किया गया था। 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट स्वीकृत हो गया, जिसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई थी, मतलब 3 वर्ष तक ये लागू रहेगा। कब आया था, 18 मार्च को। हर 18 साल के बच्चों को ये पटक के मारते थे। 1919 में आया था और इसकी अवधि कितनी थी, 3 वर्ष थी। यह अधिकृत नाम क्रांतिकारी और अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919 रखा गया था। जो रोलेक्ट एक्ट था उसका नाम क्या था, क्रांतिकारी अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919। मतलब जो क्रांतिकारी हैं और जो अराजकता फैलाते हैं उनके अपराध का अधिनियम है 1919। इस एक्ट से गांधी जी को अत्यंत आघात पहुंचा था, जिसके कारण वे गांधी जी अंग्रेजों की सरकार के विरोधी हो गए थे। इसके विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी सत्याग्रह करने का निर्णय लिया था। जब रोलेक्ट एक्ट आया तो गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे। आपने भी देखा था जब 1999 के समय और 98 के समय जब युद्ध हो रहे थे तो गांधी जी ने उनकी हेल्प की थी, एम्बुलेंस वगैरह चलाई थी, इनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन जब ये रोलेक्ट एक्ट आता है तो गांधी जी से बहुत आघातित होते हैं और ये देशव्यापी सत्याग्रह करने का निर्णय लेते हैं। सत्याग्रह आंदोलन की तिथि 6 अप्रैल को निर्धारित की जाती है। अमृतसर में 10 अप्रैल को पंजाब कांग्रेस के 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर शफरुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ टाउन हॉल और पोस्ट ऑफिस पर हमले किए गए। प्रशासन ने सेना बुलाई और नगर प्रशासन पर दायित्व जनरल डायर को सौंप दिया। जो जितने भी नगर प्रशासन के कार्य थे वो किसको सौंप दिए गए, जनरल डायर को सौंप दिए गए। डायर ने जनसभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए अब इसकी घोषणा कब हुई है, तो 18 साल की, मतलब 18 मार्च, तो 18 साल के जितने बच्चे थे उनकी पिटाई होने वाली थी। क्यों, क्योंकि क्रांतिकारी वही थे। 18 मतलब नया खून जो था तो वो विद्रोह कर रहा था, तो 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पिटाई की जा रही थी, मारा जा रहा था। तो 18 मार्च को आया, 3 वर्ष की अवधि थी इसकी, 1919 में आया। इसके लिए देशव्यापी आंदोलन कब बुलाया गया, तो 6 अप्रैल, 6 बजे उठो और चलो। तो 6 अप्रैल 1919 को आंदोलन की जो तिथि थी वो निर्धारित कर दी गई। लेकिन
10 अप्रैल को क्या होता है, जो पंजाब के कांग्रेस के 2 प्रमुख नेता रहते हैं, सत्यपाल मलिक और सफरुद्दीन किचलू जी, उनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके खिलाफ में जो वहाँ की जनता होती है वो टाउन हॉल और पोस्ट ऑफिस पर हमला कर देती है। अब क्या होता है, प्रशासन ने क्या किया, संभालने के लिए, सिचुएशन संभालने के लिए सेना बुला ली और जो प्रशासन का जितना भी दायित्व था वो किसको दे दिया गया, डायर को दे दिया। जनरल डायर ने क्या किया कि पूरे पंजाब में जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आता है जलियांवाला बाग नरसंहार। 1919 में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं भी हुई। अमृतसर जगह में 13 अप्रैल 1919 को संध्या 5 बजे, मतलब शाम के 5 बजे, जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोल एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहे थे। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर ने, मतलब डायर ने फौजी द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़े के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या सिर्फ 379 थी। घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी। जलियांवाला बाग के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त सर और नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जिसकी हत्या 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन में कर दी थी। ऊधम सिंह को पकड़कर मृत्युदंड दे दिया गया। हंसराज नामक व्यक्ति ने सभा बुलाई थी, यह सरकारी गवाह बन गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1931 तक रहा था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी 1919 बुलाई, जिसके अध्यक्ष जेसी हंटर जी थे और इसकी स्थापना की। इसी आधार पर जनरल डायर को सेना की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। देखिए, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले क्या था, 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हो गया। गांधी जी ने बोला कि 6 तारीख को उठो अप्रैल को और चलो सत्याग्रह करते हैं सब लोग। तो बस 1919 में 6 अप्रैल से जन आंदोलन की बोल दिया गया है ना, निर्धारित कर दिया गया कि 6 अप्रैल से होगा। 10 अप्रैल को सफरुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जन आक्रोश होता है और 13 अप्रैल को ये निर्धारित किया जाता है कि जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें रोलेट एक्ट और सत्यपाल मलिक और जो सफरुद्दीन किचलू हैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ निर्णय लिए जाएंगे। शांति सभा थी। शाम को 5 बजे ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर आता है, फौज से बोलता है कि गोलियां चला दो और वो गोलियां चला देते हैं। 1500 लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सरकारी आंकड़े कितने बताते हैं, सिर्फ 379 लोगों की मृत्यु बताते हैं। घायलों की संख्या 1200 बताते हैं और इसके कारण रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की और सर की उपाधि त्याग देते हैं। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। ऊधम सिंह माइकल ओ डायर को मार देते हैं, कहाँ पर, लंदन में। फिर उनके लिए फांसी हो जाती है 1940 में। हंसराज नामक व्यक्ति ने सभा बुलाई थी और यही सरकारी गवाह बन जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी, जो कि 1919 में इसके अध्यक्ष थे जेसी हंटर, और जो जनरल डायर होता है उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब आता है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। यह 1919 से के बाद 1920 में 1922 तक चलता है। जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन था ये 1920 से 1922 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसलमान और हिंदुओं में एक आश्चर्यजनक एकता देखने को मिली। जब पहला विश्व युद्ध हुआ इसके बाद क्या हुआ, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में दोनों की एकता देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले एकता कब मिली थी, तो 1857 का जो युद्ध हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम एकता बहुत कट्टर मानी जाती थी कि मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर युद्ध किया था। तो उसको तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने कई एक्ट लेके आए, कई योजनाएं बनाई कि इन दोनों में फूट कैसे डले। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध होता है तो हिंदू और मुस्लिम की एकता सामने आती है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राज पर
जो विश्व युद्ध होता है उसमें तुर्की राज्य मित्र राज्यों से पराजित हो जाता है। इसमें साम्राज्य के अधिकांश भाग को ब्रिटिश और फ्रांस ने आपस में बांट लिया था। देखो तुर्की मतलब कहाँ पर, जहाँ पर खलीफा रहते थे, मुस्लिमों के प्रमुख माने जाते हैं खलीफा, उनकी भूमि मानी जाती है तुर्की। वहाँ पर क्या होता है, जब पहला विश्व युद्ध होता है तो वो पराजित हो जाता है और वहाँ पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी आक्रमण करके आपस में वो जगह बांट लेते हैं, जिससे मुसलमान अंग्रेज़ों से गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान जो कि खलीफा भी थे, इस दृष्टि से वह संसार के मुसलमान का धार्मिक प्रधान भी थे। इस स्थिति के प्रति आशंकित हो जाते हैं, मतलब अब धार्मिक प्रधान का वो पद तो वहाँ से चला गया, तो ये सब अशांत हो जाते हैं अंग्रेज़ों के प्रति। भारतीय मुसलमानों ने मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हज़रत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति की स्थापना की। इसका उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ खिलाफत के पक्ष में आंदोलन करना था। किन किन ने बुलाई है, पहले तो अली बंधु आ जाते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 अली बंधु हैं। फिर आते हैं हकीम अजमल खान, मतलब एक मलमल का वो बिछाते हैं, और हज़रत मोहानी, मोहानी हशरत मोहानी, हकीम अजमल खान, अली मौला मतलब शौकत अली, मौलाना आज़ाद और मोहम्मद अली आज़ाद, ये मिलकर क्या बुलाते हैं, एक खिलाफत समिति बुलाते हैं, जिसमें तुर्की साम्राज्य के जो बंटवारे के खिलाफ में खिलाफत के पक्ष में आंदोलन करना था इनका लक्ष्य। खिलाफत समिति अध्यक्ष मुंबई के सेठ छोटानी जी थे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन तुर्की में हो रहा था, मतलब तुर्की के खिलाफ हो रहा था, तो खिलाफत छोटी छोटी से होगी, तो मुंबई के छोटानी जी को बनाया जाता है खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष। 1919 में दिल्ली और 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति ने कलकत्ता अधिवेशन में सरकार के साथ सहयोग न करने का प्रस्ताव रखा, कि सरकार के साथ कोई प्रस्ताव मतलब सहयोग नहीं करेंगे, ये कहा था 1919 में दिल्ली अधिवेशन में, और 1919 के बाद 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में कहा था। गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदू मुस्लिम को एक राष्ट्रीय मंच पर लाने के अवसर के रूप में देखा, और 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी प्रथम व्यक्ति थे जो केसरी हिंद को त्याग कर इसमें शामिल हुए थे। गांधी जी ने क्या किया था, जो केसरी हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को दी गई थी, उसको त्याग देते हैं और इसमें शामिल हो जाते हैं खिलाफत आंदोलन में। इसमें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो 2 भाई थे, मौलाना अली और शौकत अली, 2 अली बंधु थे, और इनके साथ थे अजमल खान और हज़रत मोहानी जी। 4 लोगों ने मिलकर बनाए थे खिलाफत समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मुंबई के थे छोटानी जी, और इनने 1 अप्रैल 1920 को गांधी जी इसमें शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन का विरोध कुछ अंग्रेजी सदस्यों ने भी किया था। ये साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष को अनावश्यक मानते थे। कुछ इसमें अंग्रेजी भी थे असहयोग आंदोलन में। इसमें एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, J.S. खरपड़े ने इस समय कांग्रेस छोड़ दी थी। देखिए एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल और G.S. खरपड़े ने इस समय कांग्रेस छोड़ दी थी। एनी बेसेंट को समझ में नहीं आया कि गांधी जी कर क्या रहे हैं, तो वो अपने बिपिन चंद्रपाल और खरपड़े को लेकर चलेंगे। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने इनकी अपनी वकालत छोड़ दी थी। मतलब इसमें क्या हुआ था, असहयोग मतलब अंग्रेज़ों का सहयोग ना करना ही असहयोग आंदोलन था, मतलब अंग्रेज़ों का कहीं सहयोग नहीं करेंगे, तो इसलिए चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने चित्त में मोती भरकर जवाहर प्रसाद देंगे और वकालत छोड़ देना। विधर्मियों के स्कूल छोड़ने के कारण अनेक राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए, जिसमें से गुजरात, बिहार काशी विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ और जामिया मिलिया स्थापित किए गए। देखिए अगर सभी से बोला असहयोग आंदोलन करो तो सब कई लोगों ने वकालत छोड़ दी, कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी, कई लोगों ने स्कूल छोड़ दिए। तो जब स्कूल छोड़ दिए तो कई देशी स्कूल उस समय सामने आए, जिनमें से नाम आता है गुजरात, बिहार काशी विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ और जामिया मितालिया स्थापित किए गए। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया और 6 माह के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपए एकत्रित हो गए। तिलक स्वराज फंड किसके लिए चलाया गया था, तो असहयोग आंदोलन के लिए बनाया गया था। इस समय ब्रिटिश के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स
ने 17 नवंबर 1921 को मुंबई में पेश हुए। उस दिन पूरे मुंबई में हड़ताल हुई। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में अंग्रेजों की सदस्यता की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले उम्र कितनी थी? पहले ज़्यादा थी, फिर लेकिन इसके लिए कांग्रेस का सदस्य बनना है तो कम से कम 18 वर्ष की आयु होना आवश्यक कर दी। कब? 1921 में, जो कि कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अजमल खां जी ने की थी। और 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। 17 नवंबर 2021 को मुंबई में प्रवेश किया और पूरे मुंबई में हड़ताल लगा दी गई। 1921 तक गांधी जी के अतिरिक्त सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता जेल में चले गए थे। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग के पास अल्टीमेटम भेजा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर दमन बंद नहीं किया गया तो आंदोलनकारियों को रिहा ना किया गया तो वे सामूहिक रूप से बारदौली में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। जिससे पहले कि कोई जन आंदोलन होता एक घटना घट गई। अब इनमें क्या हुआ देखो। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी, एक अल्टीमेटम भेजा, किसको? लॉर्ड रीडिंग के पास, कि 1 हफ्ता में पूरी दमनकारी नीतियां बंद करो और जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको रिहा करो। यदि नहीं किया तो हम सामूहिक रूप से ऐसा आंदोलन करेंगे, बारदौली से सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे कि आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। इससे पहले वो कुछ कर पाते, क्या हो जाता है? चोरा चोरी कांड। गांधी जी ने ये सिर्फ लिखा था, इन लोगों ने कर दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जेल में चोरा चोरी में किसान के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसमें क्या होता है? एक बहुत बड़ा जुलूस जा रहा था किसानों का, जो कि गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर जा रहा था। 5 फरवरी 1922 को कुछ पुलिसकर्मी इसमें रहते हैं और उन पर गोलियां चला देते हैं। ये 1-2 पुलिसकर्मी थे, इनने गोलियां चला दी और ये पुलिस के जेल के अंदर चले गए, थाने के अंदर चले गए। किसान बहुत सारे थे, उनने पूरे थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। गुजरात के बारदौली में 22 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। सभी कार्य प्रणाली रोकने का निर्णय लिया गया और जनता को रचनात्मक कार्य करने के निर्देश दिए गए। ये कब हुई है? 5 फरवरी को घटना हुई है। और गुजरात में 12 फरवरी को 1922 को कांग्रेस की एक कार्यकारिणी बैठक होती है और सभी कार्यप्रणाली बताते हैं कि ये रोकना है, ये काम करना है। तो जनता को रचनात्मक कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों का भड़काकर बगावत करने के आरोप में मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की सज़ा दी गई। अब गांधी जी को जब ये बारदौली में पता चलता है, कब? 12 फरवरी को। 5 फरवरी को ये हो गया था, बारदौली में थे गांधी जी। 12 फरवरी तक उनके यहाँ पे खबर पहुंची कि चोरा चोरी में ऐसी ऐसी घटना हो गई। गांधी जी को उनने पहले बोला था कि अहिंसा नहीं होगी, लेकिन जब जैसी चोरा चोरी में हिंसा होती है तो ये जो सत्याग्रह है ये वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं और जनता इसमें और भड़क जाती है और जनता को भड़काने के कारण इन पर मुकदमा चलाया जाता है और 6 वर्ष की सज़ा हो जाती है। गांधी जी ने कहा था कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही अच्छा है जितना अच्छाई के साथ सहयोग। गांधी जी ने कहा था, तो ये असहयोग आंदोलन में कहा था गांधी जी ने कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही अच्छा है जितना अच्छाई के साथ सहयोग। असहयोग आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला, परंतु इस आंदोलन ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया था। इसका कोई परिणाम नहीं था, लेकिन इसमें ये हुआ था कि भारतीय जो आंदोलन था उसको राष्ट्रीय आंदोलन में बना दिया था। गांधी जी द्वारा आंदोलन एकाएक रोक देने पर लोग चकित रह गए और गांधी जी की आलोचना होने लगी। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया तब इसके बाद ही कई क्रांतिकारी सामने आते हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिपिन चंद्र पाल या फिर जो बड़े बड़े क्रांतिकारी होते हैं वो इसी के बाद आते हैं सामने, क्योंकि अभी तक तो वो गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे असहयोग आंदोलन, लेकिन वो देख लेते हैं कि गांधी जी तो कहीं भी कुछ स्टार्ट करते हैं और कहीं भी ख़त्म कर देते हैं, और या फिर किसी और के करने की सज़ा किसी और को क्यों दी गई, इस चक्कर में ये क्रांतिकारी सामने आते हैं। अब आता है स्वराज दल। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद कांग्रेस के सामने यह प्रश्न उठा कि 1919 के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए या नहीं लिया जाए। 1919 का एक्ट आया, उसमें क्या किया गया था कि विधान परिषदों में चुनाव होंगे। तो
अब ये असहयोग आंदोलन तो बंद हो गया, मतलब अब अंग्रेज नहीं जाने वाले हैं बाहर, तो अब इसमें भाग लिया जाए चुनाव में या भाग नहीं लिया जाए। तो इसके लिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इन सभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात कही और वे परिवर्तनवादी कहलाए। इनने का क्या कहा कि आप बाहर से यदि असहयोग करोगे तो कोई इतना मतलब नहीं निकलेगा, हम एक काम करते हैं, इनकी मंत्री परिषद या विधान परिषद में जाते हैं और वहाँ पे असहयोग का आंदोलन करेंगे, वहाँ पर असहयोग करेंगे, तब कोई बात ही बनेगी। तो इनको क्या कहा गया, परिवर्तनवादी कहा गया कि ये परिवर्तन लाने के लिए सिस्टम के अंदर गए हैं। तो राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया और वे लोग अपरिवर्तनवादी कहलाए। अब इसमें कौन कौन था, देखो, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनने बोला कि हम सिस्टम या फिर विधान परिषद में जाएंगे और वहाँ पर असहयोग करेंगे और हम क्या कहलाएंगे, परिवर्तनवादी, कि हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन इनका सपोर्ट किस किसने नहीं किया, तो राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल ने इनका सपोर्ट नहीं किया और ये लोग क्या कहला, अपरिवर्तनवादी। दिसंबर 1922 में CR दास की अध्यक्षता में गया बिहार में कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमें काउंसिल में प्रवेश न होने का निर्णय लिया गया। परिणाम स्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग दे दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, दिसंबर 1922 को CR दास की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है और इसमें यह निर्णय लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग होती थी, तो इसमें ये निर्णय लिया जाता है कि काउंसिल में कोई प्रवेश नहीं करेगा। तो इसके लिए चित्तरंजन दास त्यागपत्र देते हैं, परंतु परिवर्तनवादियों ने हार नहीं मानी और मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और एक नवीन राजनीतिक दल कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना की। फैसला हुआ कि नई पार्टी कांग्रेस के अंदर रहेगी लेकिन चुनाव लड़ेगी। इसके अध्यक्ष CR दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। ये किसने स्थापना की है, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की है। ये कहाँ पे हुई है, इलाहाबाद में हुई है, 1923 में की गई थी और इसका निर्णय था कि ये चुनाव में भाग लेगी लेकिन कांग्रेस के अंदर रहकर। गांधीदास पैक्ट, फरवरी 1924 में गांधी जी रिहा हो जाते हैं। वे मई में चित्तरंजन दास और मोतीलाल से मुंबई में मिलने आते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास से मिलने आते हैं, कब, मुंबई में आते हैं, क्योंकि जब जेल में थे 1922 में इनको पकड़ लिया था क्योंकि इन्हें जनता को भड़काया था। कितने साल की सज़ा हो जाती है, 6 साल की सज़ा हो जाती है, लेकिन इनके कुछ स्वास्थ्य के कारण इनको रिहा कर दिया जाता है कि यदि इनको कुछ हो गया तो जनता नहीं पता क्या करेगी, इसलिए इनको रिहा कर दिया जाता है। इस बीच में 1930 में स्वराज दल की स्थापना हो गई थी, जो कि किसने की थी, इलाहाबाद में की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इनने कहा था कि हम कांग्रेस के अंदर ही रहेंगे लेकिन हम चुनाव में भाग लेंगे। ये कौन कहलाए, जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे वो कहलाए परिवर्तनवादी और जो इनका विरोध कर रहे थे वो कौन कहलाए, अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी में कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, CR गोपालाचार और एक और थे जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। एक कौन कहला, अपरिवर्तनवादी। नवंबर 1924 में गांधी जी ने CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया जो कि दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। इसने मतलब इस पैक्ट में क्या कहा गया था, तो नवंबर 1924 में जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू से मिले गांधी जी, तो इन दोनों ने एक पैक्ट बनाया और इसमें कहा गया कि अब असहयोग राष्ट्रीय आंदोलन नहीं रहेगा। स्वराज पार्टी को अधिकार दे दिया गया कि वह कांग्रेस के नाम पर और कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभा के अंदर काम करेगी। गांधी जी ने बोल दिया तो बस करेगी। गांधी जी के जिम्मे ऑल इंडिया स्पॉन्सर एसोसिएशन को संगठित करने और सारे देश में चरखे और करघे का प्रचार करने का काम किया गया। गांधी जी के जिम्मे में क्या हो गया, ऑल इंडिया स्पॉन्सर एसोसिएशन को संगठित करने की, मतलब ऑल इंडिया स्पॉन्सर एसोसिएशन को संगठित करने का काम किसके पास आ गया, गांधी जी का। और उनको क्या कहा गया कि चरखे और करघे को प्रचार प्रसार करो। इस पैक्ट की मुख्य बात की पुष्टि बेलग्राम अधिवेशन 1924 में हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने की थी। इसमें क्या कहा था गांधी जी ने कि जो स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस का अभिन्न अंग है और वो चुनाव में भाग ले सकती है। और इनने क्या लिया था, ऑल इंडिया स्पॉन्सर एसोसिएशन की जिम्मेदारी। अब आता है साइमन कमीशन।
इससे पहले कि हम थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ है। देखो, रूल एक्ट कब आया था? 18 मार्च को आया था 1919 को। इसके लिए बोला गांधी जी ने कि 6 अप्रैल 1919 को हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। 10 अप्रैल को सफदुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को पकड़ लिया गया। 13 अप्रैल को क्या हुआ कि जन आंदोलन बुलाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा बुलाई गई जिस पर गोलियां किसने चलाई, तो वहां के सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने की परमिशन दे दी। इससे नाराज होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और शंकर नायर ने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। और बंगाल प्रांत का जो गवर्नर था, गवर्नर माइकल ओ डायर था, उसकी हत्या 1940 में किसने कर दी थी? ऊधम सिंह ने की थी लंदन में, और उनको पकड़कर वहां पर फांसी दे दी गई। इसके जो गवाह होते हैं, सरकारी गवाह, वो हंसराज बन जाते हैं। और इस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था, जो कि 1916 से 1921 तक रहा है। इस समय इसकी जांच के लिए एक हंटर कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष जेसी हंटर थे। इस समय डायर को सेना से निकाल दिया था। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। यह क्यों चल रहा था? तो तुर्की में अंग्रेजों ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया था और जिससे खफा होकर सभी मुस्लिमों ने एक समिति बनाई जिसका नाम था क्या? खिलाफत समिति। इसके सदस्य कौन कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और हकीम अजमल खां और हजरत मोहानी जी ने एक समिति बनाई जिसका नाम क्या था? मतलब खिलाफत समिति, जो कि तुर्की के अधिकार के लिए थी। इसके अध्यक्ष मुंबई के सेठ छोटानी जी थे। 1919 में दिल्ली में और 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति ने कलकत्ता में सरकार के साथ सहयोग न करने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने 1 अप्रैल 1920 में खिलाफत समिति में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने केसरी हिंद की उपाधि त्याग कर इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेसियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल और खरपड़े ने कांग्रेस छोड़ दी। किन ने छोड़ दी? एनी बेसेंट अपना टिफिन लेकर चली गई घर पड़े। और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी। इस समय कई विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दी, इसलिए कुछ विद्यालय का उदय हुआ जिनमें थे गुजरात बिहार काशी विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ और जामिया मिलिया। 6 माह के अंदर असहयोग आंदोलन के लिए एक फंड चलाया गया जिसका नाम था स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड, जिसमें 6 माह के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। प्रिंस ऑफ वेल 1921 में भारत आए थे, मुंबई में प्रवेश किया, पूरे मुंबई में हड़ताल कर दी गई। इस समय अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था जिसके अध्यक्ष कौन थे? अजमल खां ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की सदस्यता की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। गांधी जी ने 1921 में गांधी जी ने 1922 में क्या लिखा? अल्टीमेटम लिखा वायसराय को कि आप भारत छोड़ दो, जितने भी दमनकारी नीतियां हैं उनको बंद कर दो और जितने क्रांतिकारी हैं उनको रिहा कर दो, नहीं तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। इससे पहले कुछ कर पाते, चोरा चोरी हत्याकांड हो जाता है, जो कि होता है कब? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। किसान का जुलूस निकल रहा था, कुछ पुलिसकर्मियों ने उन पर गोली चलाई और उन्होंने पूरे थाने को जला दिया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसकी बात गुजरात में जब बारदौली में गांधी जी को 22 फरवरी को पता चली तो गांधी जी पूरा असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं और बोलते हैं कि रचनात्मक कार्य करें, जनता सब कुछ छोड़ दे, अपना ये सारे काम जितने भी क्रांति कर रहे हैं वो क्रांति छोड़ दे और क्या करें? रचनात्मक कार्य करें और कार्यप्रणाली रोकने का निर्णय लेती रहें। इससे कई लोग खफा हो जाते हैं। गांधी जी को जनता को भड़काने के लिए 6 वर्ष की सज़ा हो जाती है और इसके बाद ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का उदय होता है, जो कि क्या बनाते हैं? स्वराज दल बनाते हैं। बोलते हैं कि बाहर से असहयोग आंदोलन करने से क्या होगा, चलो हम कार्य परिषद में जाएंगे और वहाँ पे असहयोग करेंगे। तो उनको कहा गया क्या? परिवर्तनकारी या परिवर्तनवादी। और जो उनका विरोध कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल, इनको अपरिवर्तनवादी कहा गया। दिसंबर 1922 को चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में एक अधिवेशन बुलाया जाता है। इसमें काउंसिल में निर्णय लिया जाता है कि कोई कहीं चुनाव नहीं लड़ेगा। तो चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे देते हैं और इलाहाबाद में 1923 में अपने कुछ समर्थकों के साथ कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना करते हैं।
इसके महासचिव रहते हैं मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष रहते हैं CR दास। फिर गांधी जी को 1924 में छोड़ दिया जाता है। फिर इनको पता चलता है कि स्वराज दल बन गया, तो ये मुंबई में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू से मिलने जाते हैं। वहाँ पर मीटिंग होती है और क्या बनाया जाता है, गांधी दास पैक्ट, जिसमें कहा जाता है कि अब 1924 में फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्षता, बेलग्राम अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्षता करते हैं और बताते हैं कि स्वराज कांग्रेस के अंदर से ही चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का ही अभिन्न अंग है। और गांधी जी ऑल इंडिया स्पॉन्सर एसोसिएशन को संगठित करेंगे और चरखी का प्रचार प्रसार करेंगे। इसकी पुष्टि 1924 में गांधी जी अध्यक्षता में करते हैं, गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर आता है साइमन कमीशन। 1919 के एक्ट के बाद 10 वर्षों पर इसकी समीक्षा होने का प्रावधान किया गया। जब 1919 का एक्ट आया था तो उसमें पहले ही कहा गया था कि 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। 1929 में ब्रिटिश ने आम चुनाव होने के कारण सरकार ने नवंबर 1927 में इसकी स्थापना कर दी। देखो 10 साल बाद होनी थी इनकी जांच, समीक्षा की जानी थी 1919 के एक्ट की, लेकिन 1929 में क्या होने थे, आम चुनाव होने थे। इसके कारण ये 2 वर्ष पहले ही मतलब 1927 में इसकी स्थापना कर देते हैं साइमन कमीशन की। कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य शामिल किए जाते हैं और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, साइमन होते हैं। ये सदस्य कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं। कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर पार्टी के सदस्य होते हैं। कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय थे और भारत में इसका विरोध का यही कारण था। गांधी जी और सभी भारतीय चाहते थे कम से कम यदि भारत का सर्वेक्षण कर रहे हो या फिर ये देख रहे हो कि 1919 का कितना अच्छा एक्ट था, सफल रहा या नहीं रहा, तो एक आध भारतीय तो लेना चाहिए ना, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। सभी सदस्य कैसे थे, यूरोपीय थे, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी आम हड़ताल हुई और जब दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडे दिखाए गए। गो बैक साइमन के नारे के साथ इसका स्वागत किया गया। केंद्रीय विधानसभा में साइमन का स्वागत करने से मना कर दिया। केंद्रीय विधानसभा ने बोला कि हम स्वागत नहीं करेंगे। दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पे काले काले झंडे दिखाए गए और नारे लगाए गए, गो बैक साइमन। मुंबई गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं मिला, हड़ताल लगा दी गई। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुँचा तो वहाँ पर लाला लाजपत राय नेतृत्व के एक खिलाफत प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भगाने के लिए निकलो यहाँ से, गो साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक के नारे लगा रहे थे। गो बैक साइमन के नारे लगाते हुए गांधी कौन, लाला लाजपत राय खिलाफत प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दी और कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लखनऊ में कमीशन विरोधी प्रदर्शन में लाला जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत भी पिटाई गए। देखो लाहौर में किसने इसका विद्रोह किया, तो या फिर किसके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन या फिर इनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, तो वो थे लाला लाजपत राय लाहौर में, और उन पर लाठीचार्ज की जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लखनऊ में कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों जाते हैं और ये भी पिट कर आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल कहाँ जाते हैं, लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, और इनकी पिटाई हो जाती है। साइमन कमीशन 2 बार भारत आता है। पहली बार फरवरी मतलब 3 फरवरी 1928 को आता है, लेकिन 31 मार्च 1928 को वापस चला जाता है। कब आया था, 3 फरवरी को आया था, 31 मार्च को वापस चला गया। दूसरी बार अक्टूबर 2 1928 को आता है और 13 अप्रैल 1929 को वापस जाता है। साइमन कमीशन कितने बार भारत आया, साइमन कमीशन भारत 2 बार आया। एक बार 3 फरवरी को, 31 मार्च को चला गया, फिर आता है अक्टूबर में, और फिर जाता है कब, 13 अप्रैल मतलब जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के 10 साल पूरे हुए थे उस दिन वापस चला जाता है। साइमन कमीशन का आधिकारिक नाम क्या था, भारतीय वैधानिक आयोग। भारतीयों के लिए एक विधान बनाने के लिए आया था साइमन कमीशन, तो इसका नाम क्या रखा गया था, साइमन कमीशन का नाम रखा गया था भारतीय वैधानिक आयोग। साइमन कमीशन के सहयोग को लेकर मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई और मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट सहयोग के पक्ष में और मुस्लिम लीग से अलग हो गया। कौन था इसके सहयोग में, शफी। साफ साफ बोल दिया इन्हें कि हम तो भैया किसके साथ हैं, मुस्लिम लीग के।
हम तो साइमन कमीशन का सपोर्ट करेंगे। किसने कहा था ये? मोहम्मद शफी ने कहा था और इस मुस्लिम लीग से अलग हो गया। साइमन कमीशन के सदस्य कौन कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन थे जो कि लिबरल पार्टी से थे। कंजर्वेटिव पार्टी से 4 सदस्य थे जिनके नाम थे वरहम, स्ट्रैथकोना, लैन फॉक्स, कैडिगन। ये 4 सदस्य थे, वरहम, स्ट्रैथकोना, लैनफोर्ड्स और कैडिगन। ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे और लिबरल पार्टी से 2 सदस्य थे, एटली और वार्नोन हार्टशोर्न, ये सदस्य थे। अब आता है सर्वदलीय। इससे पहले साइमन कमीशन फिर से पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन आया क्यों था? क्योंकि 1919 के एक्ट में पहले कह दिया गया था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। 1929 में आता, लेकिन 1929 में क्या होने थे? आम चुनाव होने थे, इसलिए 2 साल पहले ही भारत में आता है। गठन कब होता है? तो 1927 में होता है। 3 फरवरी 1928 को आता है। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सभी यूरोपीय सदस्य थे। कुछ लिबरल पार्टी के थे और कुछ लेबर पार्टी के थे। 3 फरवरी को मुंबई में आता है, वहाँ पर हड़ताल लगा दी जाती है। दिल्ली पहुँचता है तो गो बैक साइमन के नारे लगाए जाते हैं और काला झंडा दिखाकर उसको भिजा दिया जाता है वापस। लाहौर जाता है तो वहाँ पे लाला लाजपत राय उनका विद्रोह करते हैं। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो लखनऊ जाता है, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे और इनके ऊपर भी लाठीचार्ज की जाती है। साइमन कमीशन 2 बार आता है। एक बार तो इन्होंने लड़ झगड़ के भगा दिया, तो 3 फरवरी 1928 को भारत आता है और 23 मार्च 1928 को चला जाता है। फिर अक्टूबर 1928 को आता है और 13 अप्रैल 1919 को वापस चला जाता है। इसका नाम क्या था? भारतीय वैधानिक आयोग। इसके समर्थन में मुस्लिम लीग में फूट पड़ जाती है। जैसे मोहम्मद शफी ने साफ साफ कह दिया कि हम साइमन कमीशन का सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। इसके सदस्य कौन कौन थे? जॉन साइमन जो कि लिबरल पार्टी से थे। इसके 2 सदस्य और थे लिबरल पार्टी से, एक थे एटली और वार्न हार्टशॉर्न, और 4 कंजर्वेटिव पार्टी से थे जिसका नाम था वरनहम, स्ट्रैथकोना, लैनफोर्थ, कैडिगन और बस। अब आता है सर्वदलीय सम्मेलन एवं नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन में किसी भारतीय के ना रखने पर सरकार ने यह कहा कि भारतीयों में पारस्परिक मतभेद अधिक हैं। इनने साइमन कमीशन में इसलिए भारतीय नहीं हैं, इनने इसकी सफाई देते हुए कहा कि क्योंकि भारतीयों के बीच में परस्पर मतभेद हैं इसलिए उनको नहीं रखा गया। इसी अवसर पर भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान का निर्माण करें जिससे सभी भारतीय दल सहमत हो जाएं। उनने बोला, देखिए क्या होता है, साइमन कमीशन आता है, इसमें 7 सदस्य रहते हैं, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब इसका विरोध किया जाता है और उसको भगा दिया जाता है 2 बार, तो फिर सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट का टाइम आता है और इसमें एक क्या कहते हैं अंग्रेज कि हम लोगों ने भारतीयों को इसलिए साइमन कमीशन में नहीं लिया क्योंकि भारतीयों के बीच में इतने सारे मतभेद हैं, हम किसको ले लें? यदि आप में मतभेद नहीं है, आप इतने ही अच्छे हो, तो चलो कौन आते हैं? लॉर्ड बर्किनहेड आते हैं और वो बोलते हैं कि चलो आप एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ जिसमें सभी दल जितने भारतीय दल हैं वो सहमत हो जाएं। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक सर्वदलीय सम्मेलन का बुलाया। कांग्रेस द्वारा बुलाया गया सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में मार्च 1928 को पहुंचा। सभी दल मतलब जितने भी दल थे उनसे कहाँ पे किया गया सम्मेलन? 1928 में दिल्ली में किया गया। सभी दल ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता वार्ता तभी चलाएंगे जब अधिराज्य देने का वादा किया जाए। उन्होंने कहा कि हम तक हम उनसे बात नहीं करेंगे या फिर हम तभी बात करेंगे जब वो बोल दे कि भारत को क्या दिया जाए, एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। सर्वदल सम्मेलन का तीसरा सम्मेलन मई 1928 को हुआ डॉक्टर अंसारी की सदारत में। इसमें मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई। उससे 1 जुलाई 1928 के पहले भारत के संविधान के सिद्धांतों का एक मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। देखो इसके 3 सम्मेलन होते हैं सर्वदलीय सम्मेलन के। पहला सम्मेलन कब होता है? तो मार्च 1928 को होता है। आखिरी या फिर तीसरा कब होता है? तो मई 1928 को होता है। इसमें अंसारी जी ने अध्यक्षता की थी और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जो कि जुलाई 1928 तक एक मसौदा तैयार करेंगी कि ऐसा संविधान होना चाहिए और ये सिद्धांत होने चाहिए। 9 सदस्य ये इस कमेटी के प्रमुख सदस्य में अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सरदार मंगल सिंह थे।
यह मतलब जो समिति थी वो कितने सदस्य की थी? 9 समिति थी, मतलब 9 प्रमुख लोगों को वहाँ पे चुना गया था। इसमें से कुछ थे कि इमाम अली इमाम, तेज बहादुर शफरू, मतलब बहुत बहादुर होने चाहिए, और सरदार मंगल सिंह, मतलब मंगल काम हो रहा है क्योंकि संविधान बन रहा है तो मंगल हो रहा है ना, और जो बनाएगा हम उसको इनाम देंगे। तो इमाम, तेज बहादुर शफरू और सरदार मंगल सिंह, 9 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है सर्वदलीय सम्मेलन के लिए। क्यों? क्योंकि मसौदा तैयार करेंगी संविधान के सिद्धांत का। कब तक करना है? जुलाई 1928 तक करना है। इसके अध्यक्ष कौन है? मोतीलाल नेहरू हैं। 29 राजनीतिक संगठनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस कमेटी ने अपने मशविदा, मतलब मसौदा था, वो जुलाई 1928 में प्रकाशित किया। इतिहास में इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका आधार डोमिनियन स्टेट था। मोतीलाल नेहरू के प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि भारत को क्या चाहिए? एक डोमिनियन राष्ट्र चाहिए, डोमिनियन स्टेट बना दो। तब तक ही बात नहीं करेंगे ना, इन्हें पूरी कमेटी में बुलाए थे और सभी दल ने क्या बोला था कि हम अंग्रेजों से तभी वार्ता करेंगे जब वो बोलें कि वो हमें एक अधिराज का दर्जा देंगे। इसके लिए क्या बोला गया? इसका आधार क्या था? डोमिनियन स्टेट था। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन और प्रांतों के स्वायत्त शासन देने की बात कही गई थी। सारी शक्तियां केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी और भारत के हाथों में रखी जाएंगी। केवल विदेशी मामले और सुरक्षा को ब्रिटिश नियंत्रण में रखा जाएगा। इसमें क्या कहा गया था कि जो जितने भी राज्य हैं या प्रांत हैं उनका गठन कैसे होना चाहिए? भाषा के आधार पर होने चाहिए। प्रांतों में स्वायत्त शासन लागू हो। सारी शक्तियाँ केंद्रीय विधानसभा के पास हों और उसके प्रति ही सारी सरकार उत्तरदायी हो। सारे मामले भारतीयों को दे दिए जाएं। सिर्फ अंग्रेजों के पास क्या रहे? विदेशी मामले और सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार के पास होना चाहिए। ये इसमें कहा गया था। नागरिक अधिकारों के बारे में कहा गया था कि लोगों को भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने और संगठन करने आदि की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध किया गया था, मतलब इसमें किसी भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सपोर्ट नहीं किया था, इसका विरोध किया गया था। सभी बालिगों को मतदान का अधिकार, मतलब जितनी बालिकाएं हैं उनको मतदान देने का अधिकार था। मुस्लिम लीग ने हिंदू मुस्लिम समझौते की सिफारिश को ठुकरा दिया और प्रस्ताव संविधान के पास करने हेतु इनकार कर दिया। बदले में जिन्ना ने इसकी स्थिति सुदृढ़ रखने के लिए मार्च 1929 में एक 14 सूत्री मांगे पत्र रखी, जिससे पृथक निर्वाचन मंडल, केंद्र और प्रदेश में सीटों का आरक्षण, रोजगार में मुसलमानों के लिए आरक्षण, नए बहुसंख्यक मुसलमान प्रदेश की स्थापना प्रमुख मांगे थीं। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेट से असंतुष्ट थे और वे पूर्णतः स्वाधीनता चाहते थे। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में कहा गया कि यदि सरकार नेहरू रिपोर्ट 31 दिसंबर 1930 तक स्वीकार नहीं करेगी तो कांग्रेस अहिंसक असहयोग आंदोलन करेगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के दबाव के कारण यह समय 31 दिसंबर 1929 कर दिया गया। अरे भैया, सर्वदलीय सम्मेलन बहुत वो है, देखो क्या हुआ है बता रहे हैं। पहले साइमन कमीशन आया, उसमें 7 सदस्य थे। इनमें बोला गया कि अंग्रेजों ने बोला कि हम लोगों ने भारतीयों को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन लोगों के बीच में खुद ही मतभेद हैं, इसलिए हमने नहीं लिया। यदि भारतीय इतने अच्छे हैं तो चलो एक संविधान बना के दिखा दें वो हमें। एक किसने कहा था? लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा था, जिससे कि सारे भारतीय दल सहमत हो जाए। बस इसको चुनौती ले लिया किसने? मोतीलाल नेहरू ने। इनने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया दिल्ली में 1928 में। इसकी 3 मीटिंग हुई। पहली मई में स्टार्ट हुई थी और तीसरी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके सदस्य 9 होंगे, जो कैसे होंगे? बहादुर होंगे, तेज बहादुर होंगे, और मंगल कार्य कर रहे हैं तो मंगल होंगे, और उनको इनाम दिया जाएगा। तो 3 प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? अली इमाम, तेज बहादुर शफरू और सरदार मंगल सिंह। और इसने प्रस्ताव रखा जाएगा। अब नेहरू रिपोर्ट ने जुलाई 1928 में नेहरू रिपोर्ट रखी, जिसको नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया, इसलिए इसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसमें आधार क्या था? डोमिनियन स्टेट कहा गया था। इसमें क्या कहा गया था कि सभी जितनी प्रांत हैं उनमें उनकी स्वायत्तता, जितना शासन करने की शक्तियाँ उनको दे दी जाएं, और जो सबकी शक्तियाँ हैं वो किसके पास होंगी? केंद्रीय विधानसभा के पास होंगी। अंग्रेज़ों के पास सिर्फ विदेशी मामले और सुरक्षा के होंगे मामले।
और जितने भी नागरिक हैं उनके लिए अधिकार दिए जाएँ कि वो समाचार पत्र निकाल सकें, सभाएँ कर सकें, बोलने का अधिकार हो, भाषण का अधिकार हो, संगठन बनाने का अधिकार हो। और अलग से सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था वो बंद कर दिया जाए या फिर उसका विरोध किया गया था। अब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध किया जाए, इसलिए इन्हें इसको ठुकरा दिया। क्योंकि इसमें जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए और पाकिस्तान या फिर अलग स्टेट की बात इसमें कहीं नहीं की थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। इसके बदले में जिन्ना क्या करते हैं, 24 सूत्रीय मांग रखते हैं मार्च 1929 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जाए, प्रदेशों में सीटों का आरक्षण दिया जाए मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को रोजगार में आरक्षण मिलना चाहिए और बहुसंख्यक मुसलमान प्रदेश की स्थापना भी की जाए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था, क्योंकि वे डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते थे बल्कि एक पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे। अब 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में ये कहा गया कि सरकार नेहरू रिपोर्ट किसको दे देगी, सरकार को दे देगी और 31 दिसंबर 1930 तक इसे स्वीकार करना होगा। यदि नहीं करेगी तो हम अहिंसक असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने दबाव डाला कि आप 1930 नहीं बल्कि 1919 कीजिए। तो 31 दिसंबर 1919 को इसकी डेट कर दी गई। अब इसके प्रमुख तथ्य क्या हैं? सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग तेज बहादुर शप्रू और जयकर ने की थी, क्योंकि वे दोनों नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के सदस्य थे। तो सर्वप्रथम भारत के औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? औपनिवेशिक स्वराज मतलब औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? तेज बहादुर शप्रू, मतलब इन्हें तेज से जयकार लगाया था कि हमें औपनिवेशिक स्वराज चाहिए। तो तेज बहादुर शप्रू और जयकर जी ने कहा था, क्योंकि ये नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले सदस्यों की समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट के आधार पर औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट मांगा गया था। औपनिवेशिक स्वराज की जगह पूर्ण स्वराज की मांग को प्रभावशाली बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर लीग का गठन किया था। ये किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर लीग का निर्माण किया था, क्योंकि ये पूर्ण स्वराज चाहते थे, कोई औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहते थे। औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने बोला है? तो तेज बहादुर शप्रू और जयकर जी ने। और इंडिपेंडेंस फॉर लीग सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग क्या थी? अब भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता के लिए नवंबर 1928 में इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। दिसंबर 1919 में 30 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया था। इससे पहले गांधी जी कहाँ चुने गए थे? तो गांधी जी चुने गए थे बेलग्राम अधिवेशन में, जो कि 1924 में हुआ था। गांधी जी वहाँ पे अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार कहाँ पे चुने गए? तो 1929 में चुने गए, लेकिन उनने अपनी जगह पर किसको बोल दिया कि आप जवाहरलाल नेहरू से बोले कि आप अध्यक्षता करो। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया था कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है। अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद होगी, मतलब आप औपनिवेशिक नहीं दे रहे, क्योंकि वो डेट निकल चुकी थी। तो उनने बोला कि चलो आप पूर्ण स्वाधीनता नहीं दे रहे हो, हमें औपनिवेशिक का दर्जा नहीं दे रहा, तो ठीक है, नहीं चाहिए हमें औपनिवेशिक। अब हमें क्या चाहिए है? पूर्ण स्वाधीनता चाहिए है। इसकी मांग कब की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की बैठक 2 जनवरी 1930 को हुई, जिसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस सारे भारत में मनाने का आदेश दे दिया गया। 2 जनवरी 1930 को हुई थी कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की बैठक, और इसमें कहा गया था कि 26 जनवरी को 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी गई। संघर्ष का कार्य गांधी जी पर छोड़ दिया गया और इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने हाथों में ले लिया। तो ये कहा गया था? लाहौर अधिवेशन में कहा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दो गांधी जी, और सारे कार्य आप करो। नेहरू कमेटी के सदस्य, इससे पहले देख लेते हैं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। नेहरू रिपोर्ट आ गई। अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। इसके सदस्य कौन थे? तो तेज बहादुर शप्रू, जयकर, इनाम और एक और थी, मंगल सिंह।
इनके सदस्य थे। इनने मांग रखी क्या, डोमिनियन राज चाहिए है, स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता की बात नहीं हुई थी, इसमें सिर्फ डोमिनियन स्टेट कहा गया था। और अपने विषय के लिए मतलब जो प्रतिनिधित्व है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, उसके लिए वापस मना कर दिया गया था। बालिकाओं के लिए मतदान के लिए कहा गया था। इसमें डोमिनियन राज्य मांगा था, इसलिए नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस थोड़े से इनसे खफा थे। और यदि दूसरा या पाकिस्तान की कोई बात नहीं कही गई थी, इसलिए जिन्ना ने इसका विरोध किया और 24 सूत्री मांगे रख दी, जिसके लिए गांधी जी ने इनको कायदे आज़म कहा था, किनको, मोहम्मद अली जिन्ना को। फिर आता है ऑल इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस लीग। इनने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर 1928 में इसकी स्थापना की। दिसंबर 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष गांधी चुने गए, लेकिन अध्यक्षता किसने की, नेहरू जी ने की। इसमें कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट की जो अवधि थी वो समाप्त हो चुकी है, अब स्वाधीनता की मांग बुलंद की जाएगी। और इनकी नई जो वर्किंग कमेटी थी उनने 2 जनवरी 1930 को एक घोषणा कर दी कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और इस प्रकार लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया। और इस संघर्ष का कार्य किसको दिया गया, गांधी जी को दिया गया। नेहरू रिपोर्ट या नेहरू कमेटी के सदस्य कौन कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। सदस्य में आते हैं अली इमाम, शोएब कुरैशी, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार मंगल सिंह, NM जोशी, MS आणे और MR जयकर। तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किसके लिए, औपनिवेशिक स्टेट या डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। किसने, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर जी ने। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय आधुनिक उद्योगों के विकास से हुआ। 2 विश्व युद्धों की मध्यकाल में आर्थिक मंदी के भयावह तथा रूस में 1917 को बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था। जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना क्यों हुई थी, तो 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, आर्थिक मंदी चल रही थी, रूस में 1917 में एक बोल्शेविक क्रांति हो गई थी, इसके कारण ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। मानवेंद्र नाथ राय, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने सोवियत संघ की यात्रा कर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध स्थापित कर लिया और अक्टूबर 1920 को ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो ताशकंद में हुई है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, किसने की है, मानवेंद्र नाथ रॉय ने, जिनको नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य भी कहा जाता है। मानव के लिए भारत में क्या हो रहा है, अभी पूरे मतलब इतनी उथल पुथल चल रही थी, असहयोग आंदोलन चल रहा है, 1920 का टाइम है ये। कौन गए, मानवेंद्र, पूरे मानव का मानवेंद्र गए, है ना, मानव भारत के मानवों का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करने गए, कहाँ पे, रूस में। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहाँ से बहुत प्रभावित हुए, उनसे संबंध स्थापित कर लिए और ताशकंद में एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में भारतीयों का पहला प्रतिनिधिमंडल लेनिन से मिलने पहुँचा। किसके, उसमें महेंद्र प्रताप सिंह के, राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में भारतीयों का पहला प्रतिनिधिमंडल लेनिन से मिलने पहुंचा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के उद्देश्य से MN रॉय अप्रैल 1922 में भारत आ गए। कि भारत ताशकंद में हो गई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, लेकिन भारत में बनानी चाहिए ना, तो इसकी स्थापना करने के लिए कौन आए हैं, तो MN रॉय अप्रैल 1922 को भारत में आ गए। भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में प्रयत्नरत नेताओं को 1924 में बंदी बनाकर कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। जितने ही भारत में साम्यवादी पार्टी के सदस्य थे या फिर जो स्थापना करने चाह रहे थे, उनको पकड़कर 1924 में जेल में बंद कर दिया जाता है और उन पर कानपुर षड्यंत्र का केस लगाया जाता है। कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत साम्यवादी नेता मानवेंद्र, जो कि कहाँ गए थे, रूस में मिलने गए थे कम्युनिस्ट पार्टी से, और ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। मानवेंद्र राय, सिंगारवेलु चिट्टियार, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा पर सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने और भारत में क्राउन की सत्ता को उखाड़ने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जाता है। किन किन के ऊपर, मानवेंद्र नाथ, सिंगारवेलु चिट्टियार, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे, गुलाम हुसैन और रामचंद्रन
लाल शर्मा पर आरोप लगाकर कानपुर षड्यंत्र केस चलाया जाता है। अंततः 1 दिसंबर 1925 को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा कर दी गई। इनको पकड़ कर जेल में डाल दिया, लेकिन 1 दिसंबर 1925 को क्या हुआ, साम्यवादी दल की स्थापना हो गई। भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाली यह पहली पार्टी थी। इससे पहले देखो पूर्ण स्वाधीनता भी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं मांगी। इनने कब मांग ली है, 1925 में ही मांग ली है। कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी पार्टी ने, भारत में साम्यवादी दल ने क्या मांग ली है, भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग। इस पार्टी ने घोषणा की कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक साधन है और आर्थिक स्वतंत्रता एक लक्ष्य। राजनीतिक स्वतंत्रता एक साधन है कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। 1927 में भारत में पहली बार 1 मई को मई दिवस मनाया गया, जो कि भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना को सूचक थी। मई दिवस कब मनाया गया, 1927 में मनाया गया। और इन बंदी नेताओं ने 3 ब्रिटिश नागरिक भी थे, ये थे फिलिप स्प्रेट, ब्रेन बार्डले और चेस्टन हस्चिसन। इन बंदी पकड़े गए थे साम्यवादी आंदोलन के चक्कर में कानपुर संयंत्र चलाया गया था जिनके ऊपर। उनमें कौन कौन थे, मानवेंद्र राय, सिगारेट बेरू चिट्टियार, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे, गुलाम हुसैन और रामचरण लाल शर्मा। इनके साथ 3 ब्रिटिश या यूरोपीय भी थे जिनका नाम था फिलिप स्प्रिट, ब्रेन बैडले और लेस्टर हस्चिसन। ये प्रमुख थे। और राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में भारतीयों का पहला प्रतिनिधिमंडल कहाँ पहुंचा था, लेनिन के पास पहुंचा था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना उद्देश्य से कौन भारत आए थे, तो M.N. रॉय भारत आए थे 1922 में। इनको पकड़कर 1924 में पकड़कर जेल में डाल दिया गया। 1 दिसंबर 1925 को साम्यवादी आंदोलन की स्थापना कर दी गई। इनकी मांग क्या थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग थी। और ये पहला ऐसा नेतृत्व या दल था जिसने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। इनने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक साधन है और आर्थिक स्वतंत्रता एक लक्ष्य। ट्रेड यूनियन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में आधुनिक मजदूरों का उदय हुआ। कब होता है, 19वीं शताब्दी में आधुनिक मजदूरों का उदय होता है। N.M. लोखंडे ने 1890 में मुंबई मिल हैंडर्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे प्रायः भारत में गठित प्रथम मजदूर संघ कहा गया। यद्यपि यह एक ट्रेड यूनियन नहीं था। नियमित सदस्यता एवं शुल्क के साथ पहला व्यवस्थित श्रम संघ मद्रास श्रमिक संघ था, जिसकी स्थापना B.P. बाडियार ने 1918 में मद्रास में की थी। यह कपड़ा उद्योग से संबंधित था। यही भारत का पहला ट्रेड यूनियन था। देखो क्या होते हैं, N.M. लोखंडे मतलब लोहे के खंभे, लोहे के खंडे। 1890 में एक मुंबई मिल हैंडल्स एसोसिएशन बनाते हैं। क्या है, एक एसोसिएशन है मुंबई में हैंडल्स की, किसके, लोहे के हैंडल्स हैं। मुंबई मिल हैंडल्स एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और जिसकी प्रायः प्राथमिक मजदूर संगठन था, लेकिन ये ट्रेड यूनियन नहीं था, ट्रेड नहीं करता था। ये बस क्या था, मजदूरों का एक संघ था जिसका नाम क्या था, मुंबई मिल हैंडल्स एसोसिएशन। इसके सदस्य कौन थे या फिर अध्यक्षता कौन, किसने बनाई थी ये, तो हैंडल्स कैसे होते हैं, लोहे के हैंडल्स होते हैं, तो लोखंडे। नियमित सदस्यता और शुल्क के साथ जो व्यवस्थित श्रम संगठन था वो बनाया था किसने, मद्रास श्रमिक संघ, जिसकी स्थापना 1918 में की गई थी और यह कपड़ा उद्योग से संबंधित थी और यह भारत का पहला ट्रेड यूनियन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, B.P. बाडियार जी ने की थी। मद्रास श्रमिक, तो श्रमिकों का एक संघ बना दिया, तो बढ़िया है यार, अच्छे कपड़े बनाते हैं वो। तो बाडियार 1918 में और कपड़ा उद्योग से संबंधित था ये, और यह भारत का पहला ट्रेड यूनियन था जो कि मद्रास में बना था। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो गांधी जी भी आते हैं तो ये करते हैं, अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। तो अहमदाबाद क्योंकि गांधी जी ने बनाई थी तो बड़ी ही होती, तो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन सबसे बड़ी थी। पहली कौन सी थी, तो मद्रास श्रमिक संघ पहली थी जो कि 1918 में बनी थी, मद्रास में बनी थी, बाडियार जी ने बनाई थी, कपड़ा उद्योग से संबंधित। इससे पहली कौन सी बनी थी, तो 1890 में बनी थी, मुंबई मिल हैंडल्स एसोसिएशन, जिसको बनाया किसने था, N.M. लोखंडे जी ने बनाया था। और यह एक ट्रेड यूनियन नहीं था, सिर्फ एक मजदूर संगठन था।
मजदूर संघ आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अटक की स्थापना थी, जो कि 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी ने की थी। अब देखो, अभी तक छोटे छोटे से संगठन बना है। पहला कौन सा था? मद्रास, जो कि वाडियार जी ने बनाया था 1918 में। फिर 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी बनाते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो कि उस समय का सबसे बड़ा था। लेकिन अब ये इतनी बड़ी बड़ी होने के बाद भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? ऑल इंडिया, मतलब पूरे इंडिया के ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना करते हैं कौन? बहुत जोश के साथ MN जोशी, अहमदाबाद के 2 साल बाद 1920 में। एटक का प्रथम अधिवेशन 1920 में मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। बनाया किसने था? जोश से बनाया था MM जोशी, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन था पूरे इंडिया का, तो जोश से बनाना पड़ेगा, तो NM जोशी जी ने बनाया। अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो गई थी, जिसमें सरकार और उद्योगपति मजदूरों के प्रतिनिधि एकत्रित होकर मजदूरों की भलाई के लिए प्रश्न पर विचार करते थे। ये कब बना है लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बन गया था, जिसमें कहा गया था कि अंग्रेज मजदूरों की भलाई के बारे में एकत्रित होकर प्रश्न पर विचार करें। एटक के प्रतिनिधित्व के रूप में NM जोशी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भेजे गए। 1925 में सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रांतीय स्तरीय मजदूर किसान पार्टी बनाई गई। तो मजदूर किसान पार्टी 1925 में बनी है सबसे पहले। अभी तक मजदूरों की बात हो रही थी। सबसे पहले मजदूर कहाँ पे बने? तो लोखंडे जी ने बनाया था मुंबई में, मुंबई मिल हैंडल्स एसोसिएशन बनाया था मुंबई में। फिर उसके बाद किसने बनाई? तो मद्रास में बनाई गई थी, मद्रास श्रमिक संगठन, जो कि किसने बनाया? वाडियार जी ने बनाया था, कपड़ा उद्योग संबंधित था। फिर उसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद में गांधी जी बनाते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल। फिर उसके वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा था, लेकिन कोई प्रभाव नहीं डाला। उसके बाद 1920 में आता है एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका नाम एटक होता है। यह किसने बनाई थी? जोश के साथ बनाई थी, तो NM जोशी साहब ने। अध्यक्षता किसने की थी 1920 में? तो लाला लाजपत राय ने की थी। और इसी के समय 1919 में एक श्रमिक संगठन बन गया था, जिसमें NM जोशी जी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पर भेजा गया था श्रम संगठन में। 1925 में अब किसानों की बात भी होती है, तो कलकत्ता में प्रांतीय स्तरीय मजदूर पार्टी बनाई जाती है। मजदूर किसान पार्टी कहाँ बनाई जाती है? कलकत्ता में बनाई जाती है 1925 में। 1928 में मुंबई में सूती मिल में एक बड़े आम हड़ताल मजदूरों ने की। इसमें कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली गिरनी कारीगर यूनियन ने महत्वपूर्ण स्थिति हासिल की थी। तो 1928 में सबसे पहली बड़ी हड़ताल कब हुई थी मजदूरों की? तो सबसे बड़ी हड़ताल मुंबई में सूती कपड़ा मिल में होती है बड़ी हड़ताल, जिसमें कम्युनिस्ट के नेता वाली गिरनी कारीगर यूनियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1928 के अंत तक इसकी सदस्य संख्या 32 से बढ़कर 54 हो गई थी। 1928 में झरिया आंदोलन के समय AITUC ने वामपंथी की स्थिति प्रभावशाली हो गई थी। एटक में भी वामपंथियों की स्थिति प्रभावशाली हो गई थी 1928 में। 1929 में NM जोशी के नेतृत्व में कुछ एटक से बाहर हो गए। इन लोगों ने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया। देखो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन किसने बनाया था? तो ये बनाया था जोशी जी ने 1920 में। लेकिन 9 साल बाद कुछ लोग जैसे सदस्य अलग हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना करते हैं। दांतो पंथ थेगड़ी ने सर्वप्रथम ट्रेड यूनियन के मंच में वर्ग संघर्ष की शुरुआत की थी। वर्ग संघर्ष की बात किसने की थी? सबसे पहले दांतो पंथ थेगड़ी ने। इंडियन यूनियन ट्रेड फेडरेशन 1925 में एटक में मिल गया था। 1929 में अलग होता है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, और 29 में अलग होकर 1935 में फिर से इसमें मिल जाता है। 1938 में इसका पहला संयुक्त अधिवेशन नागपुर में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मजदूर गतिविधियां कुछ हद तक रुक जाती हैं, लेकिन 1945 के बाद इनकी गतिविधियां फिर न तेज हो जाती हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादियों ने 1947 में अटक से निकलकर
इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? जब भारत आज़ाद होता है तब। देखो इसको पहले फिर से देख लेते हैं। पहले क्या बना? तो NM मोलोखंडे ने 1890 में मुंबई मिल्स हैंडल्स एसोसिएशन बनाया, जो कि पहला मजदूर संगठन था कहा जा सकता है, लेकिन ट्रेड यूनियन नहीं था। ट्रेड यूनियन कब बना? मद्रास में बना था, वाडियार जी ने बनाया था। मद्रास श्रमिक संघ 1918 में बना था। सूती कपड़ा से संबंधित था और यह एक पहला ट्रेड यूनियन था। फिर 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल बना। लेबर एसोसिएशन कौन बनाते हैं? गांधी जी। उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। फिर 1920 में एटक की स्थापना होती है, जिसका नाम होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1920 को NM जोशी करते हैं। पहला अधिवेशन इसका मुंबई में होता है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। 1919 में श्रमिक संगठन बन गया था और इस श्रमिक संगठन में भारतीय या फिर एटक का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो MN जोशी करते हैं और वहाँ पे जाते हैं। 1925 में कलकत्ता में प्रांतीय स्तरीय मजदूर किसान पार्टी बनाई गई। कहाँ पर? कलकत्ता में। 1928 में एक बहुत बड़ी मजदूर हड़ताल हुई। 1928 में कुछ सदस्यों की इनकी संख्या बढ़ जाती है, जो कि 32 से 56 हो जाती है, 54, 55। फिर झरिया आंदोलन के समय कुछ वामपंथी की स्थिति फिर से प्रभावशाली होती है और 1919 में ये अलग हो जाते हैं, मतलब कुछ लोग इससे अलग हो जाते हैं एटक से, और क्या बनाते हैं? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाते हैं और 1935 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन और एटक दोनों मिलकर 1938 में पहला अधिवेशन नागपुर में करते हैं। कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी गतिविधियां रुक जाती हैं, लेकिन 1947 के बाद एटक से निकलकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। अब आता है क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 30 जनवरी 1930 को गांधी जी अपने पत्र यंग इंडिया में 11 सूत्री मांगें सरकार के सामने रखते हैं, परंतु वायसराय लॉर्ड इरविन इस पत्र पर ध्यान ही नहीं देता। किसने लिखी हैं? 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लिखी हैं यंग इंडिया में 11 सूत्री मांगें वायसराय के लिए, लेकिन वायसराय इन पर ध्यान ही नहीं देता। 6 मार्च को 1930 को गांधी जी इरविन को एक पत्र लिखते हैं। चलो भाई, इतना पत्र हमारे यंग इंडिया में नहीं देखा तो कोई नहीं, हम आपको पत्र लिखेंगे। इन्हें मांगे ना स्वीकार किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की धमकी दी जाती है। यदि ये मांगे हमने पत्र में लिख के भेजी हैं, ये मांगे आपने नहीं मानी, तो हम क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन इनको पुनः नज़रअंदाज कर देता है। फिर क्या होता है? 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं और 5 दांडी से मतलब साबरमती आश्रम से चलते चलते 5 अप्रैल को 1930 को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी से अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। इसके बाद संपूर्ण देश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है। कब से हुआ है ये? 12 मार्च से हुआ है। कितने सदस्य थे? तो 7-8 सदस्य थे इनके साथ, तो 78 सदस्य। कब पहुँचे? तो 5 अप्रैल को पहुँचे। कब तोड़ा कानून? 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था नमक कानून, क्योंकि ये 15 अप्रैल की रात में जाते हैं। रात में तोड़ते तो किसको दिखाई देता था कि 6 अप्रैल को तोड़ते हैं सुबह। फिर 5 मई को 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूना के यादवादा जेल में बंद कर दिया जाता है। अच्छा, तुमने नमक कानून तोड़ा है, चलो हम आपको जेल में बंद करते। तो 1 महीने बाद ये पकड़ में आते हैं और इनको बंद कहाँ कर दिया जाता है? पूना की यादवादा जेल में। गांधी जी ने यह घोषणा की कि वे धरसना गुजरात के नमक कार्यशाला में धावा बोलकर नमक कानून तोड़ेंगे। किसने कहा था? ये गांधी जी ने घोषणा की थी कि वो कहाँ जाएंगे? गुजरात के धरसना नामक स्थान पर धावा बोलकर कानून तोड़ेंगे। 31 मई 1930 को गांधी जी के द्वारा आह्वान किए जाने पर आंदोलन को सरोजनी नायडू, दोस्त इमाम साहब, गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धराशान के नमक कार्यशाला में धावा बोला जाता है। इन पर पुलिस ने भीषण लाठीचार्ज किया था। अब ये घोषणा किसने की थी? गांधी जी ने कहा था कि हम जाएंगे धराशान पर और वहाँ पर आक्रमण करके नमक कानून तोड़ेंगे। इनको पकड़ लिया जाता है कब? 5 मई को जेल में बंद कर दिया जाता है। तो अब इनने तो बोल दिया, लेकिन अब करेगा कौन? उनके कुछ जो सत्याग्रही थे वो। तो 31 मार्च को सरोजनी नायडू अपने दोस्त
इमाम साहब के साथ मिलकर, मतलब अपने दोस्त इमाम साहब के साथ मिलकर गांधी जी के पुत्र को लेकर वहाँ पर धरना में आंदोलन करती हैं और वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। पुलिस पत्रकार बेवर मिलर धराशान से निशंक लाठीचार्ज को देखकर वर्णन किया था और अपने पुत्र न्यू फ्रीमैन में इसका वर्णन किया था कि भैया इनको फ्री कर दो, इतना मत मारो। तो इस किसने कहा था? बेव मिलर ने अपने पत्र न्यू फ्रीमैन में कहा था। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी अहिंसक आंदोलनकारियों का एक दल तैयार किया जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। किसने कहा था किया था तैयार? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्हें अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाया था जिसको क्या कहा जाता था? खुदाई खिदमतगार, या फिर लाल कुर्ती आंदोलन भी इनको कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार के सदस्य लाल कुर्ती की वर्दी पहना करते थे, अतः इन्हें लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था और इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता था। पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में भी यह आंदोलन चलाया गया। यहाँ पर नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार से पूर्ण असहयोग और करबंदी का आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे चली है जिया तरंग? तो नागालैंड में चली है। सांप कैसे जाता है? डिंग 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 जल्दी जल्दी जाता है, वो जा रहा है तरंग जैसा। तो जिया तरंग नागालैंड में यदुनाग के नेतृत्व में चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार को पूर्ण असहयोग किया गया था और उनको करबंदी आंदोलन बंद कर दिया था। यदुनाग के बाद उनकी बहन गौडिनेल्लू रानी गोडेलहू ने नागा आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी, यानी गौडिनेल्लू को। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश इन्हें गौडिनेल्लू को स्नेहपूर्वक स्मरण करेंगे। छतरपुर में करबंदी आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? छतरपुर में चलाया गया था करबंदी आंदोलन। हम कर नहीं देंगे, छत्ता लगा के बैठे हैं, हम कोई कर नहीं देंगे। यह आंदोलन का नेतृत्व डाकू मंगल सिंह ने किया था। तो डाकू मंगल सिंह क्या लेके गए? छतरपुर में, और कर नहीं देने का निर्णय लिया। तो करबंदी आंदोलन किसने चलाया था? डाकू मंगल सिंह ने चलाया था छतरपुर में। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। इन्होंने तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्य के पद यात्रा की थी। वेदारण्य तक पद यात्रा की थी किसने? सी राजगोपालाचारी ने। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में जंगल नियम के उल्लंघन का आंदोलन चलाया गया था। देखो गांधी आंदोलन स्टार्ट कब हुआ है? तो इनने पहले ही बोल दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे हम। कब बोला था इन्हें? 30 जनवरी 1930 को एक पत्र लिखा यंग इंडिया में 11 सूत्री मांगे लिखी। उसमें कहा कि आप इन मांगों को पूरा करो वरना हम आंदोलन करेंगे। इरविन ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर 6 मार्च को गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा, उनने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। गांधी जी को बहुत गुस्सा आया। तो 12 मार्च को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों को साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ गए? दांडी गए। 5 अप्रैल 1930 को वहाँ पर पहुँचे और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया। इनको पकड़ कर क्या किया? जेल में बंद कर दिया। इनने बोला कि हम धरासान पर जाकर आक्रमण करेंगे और वहाँ नमक कानून तोड़ेंगे, इनने बोला। और सरोजिनी नायडू अपने मित्र के साथ लेकर किनको गई? मणिलाल जी को, गांधी जी को लेकर गई और वहाँ पर आंदोलन किया। वहाँ पर लाठीचार्ज किया। इसको देखा किसने? बेव मिलर ने, और अपने पत्र न्यू फ्रीमैन में इसको लिख दिया। अब्दुल गफ्फार खान ने एक कमेटी बनाई जिसको क्या कहा गया? खुदाई खिदमतगार कहा गया। वो लाल कलर की वर्दी पहनते थे इसलिए इनको लाल कुर्ती कहा गया और उनके द्वारा किए गए आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। फिर पूर्वोत्तर में भी यह आंदोलन चलाया गया था। तो वहाँ पर नागा जनजाति के लोग, यदुनाग ने इसका नेतृत्व किया। फिर उनके बाद जिसको जिया तरंग नाम से जाना जाता था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर चलाया गया था? नागालैंड या पूर्वोत्तर में। इनके बाद इनकी बहन गौडेनेल्लू ने आंदोलन किया। इनको पकड़कर कारावास में बंद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक दिन गौडेनेल्लू को स्नेहपूर्वक स्मरण किया जाएगा। छतरपुर में भी किया गया था। छत्ता लेकर जाते थे कौन? डाकू मंगल सिंह, और करबंदी आंदोलन चलाया था। तमिलनाडु के CR गोपालाचारी ने नेतृत्व किया और नमक सत्याग्रह चलाया। इन्होंने तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्य की पद यात्रा की थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत में भी जंगल कानून तोड़ गए थे। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ
अंग्रेजी पत्रकार बेवर मिलर थे, जिनने क्या छापा था, जो धर्षण लाठीचार्ज था उसको विवरण किया था, किसमें, अपने न्यू फ्रीमैन में, पत्र में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दांडी की यात्रा प्रारंभ की। इसमें 78 अनुयायियों में सिर्फ 31 अनुयायी गुजरात के थे। इसमें सिर्फ 31 अनुयायी जो थे वो कहाँ के थे? गुजरात के थे, और सब बाहर के थे। 8 इसमें उत्तर प्रदेश के शामिल थे। बिहार से केवल 1 अनुयायी जो कि था गिरिवरधारी चौधरी शामिल थे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च, ये दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। यहाँ आए हुए सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व का सहानुभूति चाहता हूँ। गांधी जी ने किस में कहा था? तो जब ये 5 अप्रैल को पहुँचे दांडी, तो इन्होंने कहा था कि मैं शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। नमक सत्याग्रह के समय 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इस आंदोलन के नेता किनको बनाया जाता है? अब्बास तैयब जी को बनाया जाता है। फिर इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? अब्बास तैयब जी। अब आते हैं गांधी जी की 11 सूत्री मांगे क्या क्या थे। इनमें एक थी रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे कर दी जाए। भू राजस्व में 50% की कमी कर दी जाए। सिविल अधिकारियों के वेतन में 50% की कमी की जाए। जो सिविल अधिकारी थे, जो ब्रिटिश थे, उनकी वेतन में कितनी % की कमी कर दी जाए? 50% की कमी कर दी जाए। सैनिक खर्च में 50% की कमी कर दी जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं और आयात में कमी की जाए। जो रक्षा है, रक्षा के लिए रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं और आयात में कमी कर दी जाए। नमक कर समाप्त कर दिया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित कर दिया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित कर दिए जाए। CID विभाग समाप्त कर दिया जाना चाहिए। भारतीयों को आग्नेय अस्त्र का लाइसेंस दे दिया जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद कर दिया जाए और उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए जिन पर हत्या का आरोप नहीं है। ये 11 सूत्री मांगी थी। इसमें क्या कहा गया था? देखो, पहले तो क्या थी? रुपए की विनिमय दर घटा दी जाए, मतलब 1 शिलिंग से 4 रुपये कर दी जानी चाहिए। और भूमि पर जो कर लग रहा है उसको 50% तक कम कर दो। जो सिविल अधिकारी हैं आपके पास, उनका भी वेतन कम कर दो, क्योंकि वो तो भारतीयों के वेतन से जा रहा था या भारतीयों की आय से जा रहा था, राजस्व से। और जो सैनिक खर्च था उसको भी 50% तक कम कर दिया जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं और यातायात में कमी कर दी जाए। नमक कर समाप्त कर दिया जाए और तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित कर दिया जाए। CID विधेयक समाप्त कर दिया। जो विभाग था ना, CID विभाग था, उसको समाप्त करने की भी मांग की थी। भारतीयों को आग्नेय अस्त्र के लाइसेंस दिए जाएं। नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद कर दिया जाए और उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए जिन पर हत्या का आरोप नहीं है। दांडी मार्च, यह गुजरात प्रांत के नवसारी जिले में स्थित है। साबरमती आश्रम से दांडी की ये दूरी 241 मील है। गांधी जी साबरमती से दांडी 14 दिन के बाद 5 अप्रैल 1930 को पैदल पहुंचे थे। 6 अप्रैल को प्रातः इन्होंने दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा था। तो दांडी कहाँ पर है? तो ये गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। साबरमती आश्रम से 241 मील दूर है। 24 दिन में गांधी जी वहाँ पे पहुँचे थे। 5 अप्रैल को और 12 मार्च को आए थे। 6 अप्रैल को इन्होंने प्रातः दांडी समुद्री तट पर नमक कानून तोड़ा था। इसके साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।